चलिए जी, देखिए नया सेशन स्टार्ट करते हैं। अब फिर से एक और नया सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन है हमारा ब्रह्मांड के बारे में। टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड और बिना टाइम वेस्ट के सीधे सीधे बातों पर आ जाते हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड आपने सुना है कभी ब्रह्मांड के बारे में? फिल्मों में तो सुना होगा कि आप संसार की कोई भी ताकत ले आइए, ब्रह्मांड में कहीं भी जाकर छुप जाइए। बट ब्रह्मांड का क्या वास्तविक मतलब आपको पता है? मुझे लगता है कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? अंदाजा लगा सकते हैं क्या? आपने अपना देश देखा है कितना बड़ा है? काफी बड़ा है ना हमारा देश, भारत, है ना? और हमारा देश किसका हिस्सा है? एक एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका? एशिया महाद्वीप का हिस्सा। पृथ्वी ऐसे ही 7 महाद्वीपों से मिलकर बनी है और पृथ्वी जैसे महाद्वीपों से मिलकर बनी है वैसे ही पृथ्वी जैसे ग्रहों से मिलकर सौरमंडल बना है। पृथ्वी जैसे ग्रहों से मिलकर सौरमंडल बना है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, आपका स्वयं का देश इतना बड़ा है लेकिन पृथ्वी पर उसकी वैल्यू कितनी है? सिर्फ जमीनी भाग को ले लें तो सिर्फ 4.2% भूमि हमारे पास है ना? और टोटल जो पृथ्वी है उस पर सारी ही लगभग 21% भूमि है। 21% भूमि मात्र है, उसमें से 4% पर आपका देश है और उसमें ही आपको लगता है कि आपका देश कितना बड़ा है। तो अब आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाते जाइए कि चीजें कितनी बड़ी हो रही हैं। देखो, आपका देश इस पृथ्वी पर स्थित है। ये पृथ्वी एक सौरमंडल में स्थित है जहाँ पृथ्वी जैसे और पृथ्वी से कई बड़े ग्रह पाए जाते हैं। ऐसे 8 ग्रहों का एक समूह है जिसको सौरमंडल कहते हैं। आपको लग रहा होगा सौरमंडल बस यहाँ कहानी खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सौरमंडल स्वयं एक आकाश गंगा का हिस्सा है। उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी और आकाश गंगा में इसकी वैल्यू एक बिंदु मात्र के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्वयं आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी। और ऐसी ही 10⁻11 आकाश गंगाओं से मिलकर बना है ब्रह्मांड, यानी लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर बना है ब्रह्मांड। तो आप ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ब्रह्मांड में आपकी वैल्यू कितनी है। जैसे आपके लिए एक चैंटी की वैल्यू होती है, चैंटी के भी 1,00,000 2,00,000 टुकड़े कर लीजिए, ब्रह्मांड में आपकी वैल्यू बस उतनी ही एक टुकड़े के बराबर होगी। समझ रहे? टेक्निकल भाषा पर आ जाते हैं। ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है। यहाँ द्रव्य से मतलब लिक्विड नहीं है, द्रव्य से मतलब है यहाँ मैटर। और मैटर क्या होता है? मैटर एक पदार्थ होता है जो कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। और वो उस सब पदार्थ को क्या नाम दे दिया जाता है? मैटर। और ऊर्जा, दोनों का सम्मिलित रूप मिलकर क्या बनाता है? ब्रह्मांड का निर्माण करता है। आपने एक इक्वेशन के बारे में सुना होगा, E = mc²। नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन द्वारा इसको दिया गया था। वो कहते हैं कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ आप देख रहे हैं, जितना भी मास m4 मास, जितना भी द्रव्यमान आप देख रहे हैं, वो एनर्जी से ही मिलकर बना है और ये मास अंततः एनर्जी ही बन जाना है। जैसे आपने एक कुछ बातें सुनी होगी कि इंसान है, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाना है। वैसे ही ये जो पदार्थ है ऊर्जा से निर्मित हुआ है और ऊर्जा फिर से पदार्थ में बदल जाएगी। तो ये इसकी टेक्निकल भाषा है, किताबी भाषा है। आपसे क्या पूछेगा ब्रह्मांड क्या है, या तो ये स्टेटमेंट आएगी या फिर ये आएगी कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर या सूक्ष्मतम कणों से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है? जो भी आपको दिख रहा है वर्तमान में, और चाहे आप नीचे देख लीजिए चाहे ऊपर देख लीजिए,
सब कुछ एक ब्रह्मांड का हिस्सा मात्र है। ठीक, अर्थ समझ लिया। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पर बात कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी से मतलब समझते हैं आप शब्दावली। ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोस कहते हैं। आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ चुका है कि कॉस्मोस, ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर था कॉस्मोस। कॉस्मोस पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि कॉस्मोस का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिवर्स। कॉस्मोस और यूनिवर्स एक ही हैं, दोनों ब्रह्मांड के ही नाम हैं। जब ये ब्रह्मांड है तो इसका अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन किस शाखा के तहत होता है, कॉस्मोलॉजी के तहत। और जब ये एक शाखा है तो इसके फादर भी होंगे। तो कौन है इसके फादर कॉस्मोलॉजी के, तो अनेक्जीमेंडर नाम के व्यक्ति इसके फादर हैं। बट मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के जो फादर हैं वो एडविन हबल हैं, क्योंकि इनका बड़ा ही योगदान है ब्रह्मांड के अध्ययन में। और इन्होंने ब्रह्मांड का प्रसरण सिद्धांत दिया था, इंग्लिश में बोलूं तो एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ कॉस्मोस। इसलिए इनका ना एक बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन में, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कह दिया जाता है। अच्छा, ये फादर की जो पदवी दी जाती है, दी किसको जाती है, कि इन्होंने इसको पैदा किया था क्या, नहीं। देखिए होता क्या है कि जैसे प्राचीन काल में या मध्यकाल में आप जाएंगे तो उस वक्त पर ऐसी शिक्षा का प्रबंध नहीं था। जैसे आप आज की वर्तमान शिक्षा देखते हैं, जहाँ आपको विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, आपको भाषाएं पढ़ाई जाती हैं तरह तरह की, ये सब नहीं था। धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था और धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना सिखाया जाता था। तो उस दौरान और उस दौर से आगे निकलकर जिन लोगों ने थोड़ा सा वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया, तो उनको सम्मान देने के लिए ऐसे उपाधियां दे दी जाती हैं, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए और भी बाकी लोग जो हैं प्रोत्साहित हों, ताकि वो इतिहास में उनका नाम बना रहे। तो ये क्या करते हैं कि जब कॉस्मोलॉजी के अध्ययन, शुरुआती अध्ययन को इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने जो खोज की, इन्होंने जो नियम दिए, उन पर और ज़्यादा इस सब्जेक्ट का, इस विषय का विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं इसलिए इनको फादर बोल दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो नियम, सिद्धांत, कानून दिए, उनके ऊपर ही इस विषय का विकास हुआ। तो आपको बात क्लियर है। जब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको दो और शब्दों से रूबरू होना पड़ सकता है, एक है एस्ट्रोनॉमी और एक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो डेफिनेटली आप पढ़ने ही आए हैं, इससे तो आप परिचित हैं। बट एस्ट्रोनॉमी शब्द से आप और परिचित हो जाइए। हिंदी में इसको कहते हैं खगोल विज्ञान। ये क्या करता है कि जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बाहर लगभग 400 किलोमीटर तक तो इसका स्वयं का वातावरण है। स्वयं का क्या है, वातावरण। और वहां से स्टार्ट हो जाता है स्पेस यानी अंतरिक्ष। और उस अंतरिक्ष में कोई भी पिंड जो पाया जाता है उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। और उन्हीं खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। इन खगोलीय पिंडों में सूर्य जैसे तारे हो सकते हैं, या ग्रह हो सकते हैं, उपग्रह हो सकते हैं, क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, या कॉमेट हो सकते हैं। इन सब पिंडों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमी। अब आप कहेंगे कि एस्ट्रोनॉमी और फिर कॉस्मोलॉजी में अंतर क्या रह गया। देखिए, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करता है एज ए यूनिट मानकर, सिर्फ एक यूनिट मानकर। और एस्ट्रोनॉमी क्या करता है, उस एक यूनिट के भीतर अलग अलग पिंडों का अध्ययन करता है एस्ट्रोनॉमी। तो अंतर आपको क्लियर है। तो इस एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है, इस एस्ट्रोनॉमी के फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो कहलाते हैं वो निकोलस कोपरनिकस कहलाते हैं। निकोलस कोपरनिकस का योगदान ये है कि ये पहले व्यक्ति जिन्होंने पहली बार ये बताया कि जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्र लगाती है।
उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। निकोलस कोपरनिकस के बताने से पूर्व तक लोग ये मानते थे कि जो पृथ्वी है वो उसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड सूर्य समेत सभी चक्कर लगाते हैं। उस पर हम आने वाले हैं, जस्ट इसके बाद वही टॉपिक है। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? निकोलस कोपरनिकस को। और फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? गैलीलियो गैलीली को। ऑब्जर्वेशनल से आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऑब्जर्व करना क्या होता है? देखना, किसी भी चीज को ठीक से देखना, अच्छे से देखना, बारीकियों के साथ देखना। तो फिर इनको ऐसा क्यों कहा गया ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का फादर? क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने 1609 में एक दूरबीन की खोज की थी और उस दूरबीन के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड का मतलब खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया और नई नई बातें फिर बताई। अच्छा, इस बिंदु पर मैं बाद में वैसे बात करूंगा कि इस जो दूरबीन की खोज थी वो गैलीलियो ने नहीं की थी। दूरबीन की खोज नीदरलैंड में हुई थी, लेकिन उसका जो वर्तमान जो रूप है, वर्तमान विकसित रूप है, वो गैलीलियो ने विकसित किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, इसकी चर्चा मैंने आगे भी की है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी आपको क्लियर है। ज्योग्राफी तो आप पढ़ ही नहीं आए हैं, ये सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है। ये किसका अध्ययन करता है? ये एकमात्र ग्रह पृथ्वी का अध्ययन करता है। ठीक है, और इसके फादर कौन कहलाते हैं? इसके फादर कहलाते हैं हिकेटियस। और इसके जो मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एवी हम्बोल्ट, यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसके बारे में भी आप विस्तार में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ मुझे बस आपको इन 3 शब्दों का अंतर क्लियर करना था। तो आपकी लोकेशन क्या है इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि आपका देश है जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप हमारे पृथ्वी पर स्थित है। हमारी पृथ्वी एक सौरमंडल का हिस्सा है और हमारा सौरमंडल में एक तारा है सूर्य, जिसके चारों ओर ये सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और सौरमंडल का निर्माण जिसकी वजह से होता है। ऐसे ही तारों से मिलकर आकाशगंगा का निर्माण होता है। आकाशगंगा का निर्माण होता है। दूसरा टॉपिक ब्रह्मांड के बाद हमारा आकाशगंगा ही है। और आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड। तो अभी हम ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आकाशगंगा पढ़ेंगे, उसके बाद हम तारा पढ़ेंगे, तारे क्या होते हैं, उसके बाद हम सौरमंडल पढ़ेंगे और उसके बाद आएंगे हम पृथ्वी के अध्ययन पर, जो कि हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। आपको हमारा प्लान पूरा क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्मोलॉजी से जुड़े ब्रह्मांड और उसके अध्ययन से जुड़े हुए कुछ अवधारणाएं हैं। ये लगभग 5 अवधारणाएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन अवधारणाओं को अध्ययन कर लेते हैं, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। तो कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में लगभग सबसे पहला जो सिद्धांत रहा वो भूकेंद्रीय सिद्धांत था। इंग्लिश में बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको 140 ईसा में टोलमी नाम के व्यक्ति ने दिया था। किसने? टोलमी नाम के व्यक्ति ने। इसके शब्द पर जाइए, भू केंद्रीय, यानी केंद्र में क्या है? भू। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, तो भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में है। यानी अभी जो आपने ब्रह्मांड की परिभाषा देखी ना, उसके केंद्र में पृथ्वी है और बाकी का पूरा ब्रह्मांड उसके चक्कर लगाता है। ये बात कही गई थी 140 ईसा में, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले मान लीजिए आप। तो अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो पागल व्यक्ति था, कैसी बेकार बातें कर रहा था। पृथ्वी तो केंद्र में थी ही नहीं और ब्रह्मांड के केंद्र में तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो सौरमंडल है हमारा और उसके केंद्र में पृथ्वी है। आज तो आप यही जानते हैं, बट आप सोच कर देखिए कि 2000 साल पहले, जब आज के जैसी शिक्षा नहीं थी, आज के जैसा विज्ञान नहीं था, आज के जैसा ज्ञान और तकनीक नहीं थी, उस वक्त ऐसी बात बताना, इतनी बड़ी बात कर देना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसने लोगों को जागरूक किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस तरफ भी हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। 140 ईसा के बाद लगभग 1400 साल लग गई किसी दूसरे व्यक्ति को ब्रह्मांड के बारे में कुछ बोलने के लिए।
ऐसा दूसरा सिद्धांत आया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, यानी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको 1543 ईसा में निकोलस कोपरनिकस नाम के व्यक्ति ने दिया। ये पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि सूर्य, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड के केंद्र में है। 1400 साल लग गए इन्हें और ये बस एक कदम आगे बढ़ गए कि जहां भूकेंद्रीय सिद्धांत में टोल्बी साहब ने ये कहा 140 ईसा में कि आपकी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। अच्छा, उस वक्त ये बताना ही बड़ी बात थी कि हम किसी ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, इमेजिन करिएगा उस वक्त को, उस वक्त कैसा दौर रहा होगा है। क्योंकि देखो, दूसरा सिद्धांत देने के लिए 1400 साल लग गई। 1400 मायने रखती हैं। 1400 साल में 20 पीढ़ियां निकलती हैं कम से कम। तो ये को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये थोड़े से नजदीक पहुंचे, लेकिन फिर भी गलती कर गए कि अभी ब्रह्मांड के केंद्र में तो सूर्य है नहीं। सूर्य तो हमारे सौर मंडल के केंद्र में है सिर्फ। लेकिन चलो, एक कदम आगे बढ़े, लेकिन बढ़े तो सही। फिर ग्रहों की गति के नियम आते हैं। ग्रहों की गति के नियम, इन्हें कौन प्रतिपादित करते हैं? तो जोहान्स केपलर नाम के व्यक्ति थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। वो इन ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। ये पहले दो नियम तो 1609 में प्रतिपादित कर देते हैं, लेकिन तीनों नियमों को अंतिम रूप से 1619 में ये प्रकाशित करते हैं। और इनके नियमों में ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखो, इनके 3 नियम थे। उसमें पहले नियम में ये कहते हैं कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। 1, 2, 3, 4 बातों पर यहाँ ध्यान दीजिएगा। केपलर साहब अपने ग्रहीय गति के प्रथम नियम में क्या कहते हैं कि एक सौरमंडल है, उसमें सूर्य है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। कैसी कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल कक्षा में। ऐसी कक्षा को दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं, यानी जो कि पूर्णतः वृत्त नहीं है और किनारों पर थोड़ी दीर्घ है, उसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो ये इनका प्रथम नियम था और इसने एकदम स्पष्ट कर दिया कि हमारे सौरमंडल की संरचना लगभग कैसी है। इनका दूसरा नियम था कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यानी जैसे ये सूर्य है मान लीजिए, और ये एक ग्रह है, तो ऐसे मान लीजिए कि ये कुछ एक निश्चित समय में इतनी दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक, एक निश्चित समय में। तो अगर ये आप इसके दूसरी तरफ जाओगे यहाँ, तो यहाँ भी ये इतने ही समय में इतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसने यहाँ करी है। चाहे आप यहाँ नाप लीजिए, वो यहाँ उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय करेगा। इसको कहते हैं कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है वो नियत रहती है, वो बदलती नहीं है। और इसी पर आधारित एक नियम निकल कर आता है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास पहुंचता है, जैसे ये है, मान लीजिए सूर्य यहाँ है कक्षा में, और ग्रह जब यहाँ होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी घूमते घूमते जब ग्रह यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसी से एक नियम निकाला गया कि जब ग्रह सूर्य के पास होगा तो उसकी ना चाल जो है वो बढ़ जाएगी। चाल यानी वेग क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये ग्रह सूर्य से थोड़ा दूर चला जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। हालांकि ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ग्रहों की गति का नियम, बट ज्योग्राफी में भी हमें अभी इसकी जरूरत है। तीसरे नियम में ये क्या कहते हैं केपलर साहब? ये कहते हैं कि जो ग्रहों का परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल का मतलब होता है कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस पूरे एक चक्कर को लगाने में जितना समय लेता है, एक चक्कर लगाने में, उसको कहते हैं परिक्रमण काल। तो ये तीसरा नियम कहता है कि जो ग्रह का परिक्रमण काल है उसका वर्ग अनुक्रमानुपाती होगा उस ग्रह और सूर्य के बीच की
दूरी की 3 घात के। समझ गए आप? यानी कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसको कहते हैं परिक्रमण काल यानी टी। और सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी मान ली हमने आर। तो तीसरा नियम कहता है कि टी का स्क्वायर हमेशा प्रोपोर्शनल होगा आर की घात 3। ये नियम है, आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि ग्रहों की गति का तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की क्यू। क्लियर है? 3 नियम हो गए। चौथा अवधारणा देखें। चौथी अवधारणा हर्शेल नाम के व्यक्ति ने प्रतिपादित की थी 1805 में। ठीक है, कितने में? 1805 में। तो 1619 के बाद 1805 में कोई बड़ी बात किसी ने बोली। क्या बात बोली? कि सूर्य, ग्रह, पृथ्वी ये सब आकाश गंगा का एक हिस्सा मात्र है। यानी पहली बार किसी ने आकाश गंगा के बारे में वर्णन किया। अब तक ग्रह और सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में बात हो चुकी है हमारी, और अब पहली बार किसी ने आकाश गंगा के बारे में बात की। और ऐसे हर्शेल नाम का यह व्यक्ति था जिसने कहा कि सूर्य, ग्रह और पृथ्वी जैसे सभी खगोलीय पिंड आकाश गंगा का एक हिस्सा मात्र है। फिर अब अगली अवधारणा क्या थी? अगली अवधारणा थी एडविन हबल साहब की। इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैंने जैसे बताया कि इन्होंने अपना ब्रह्मांड प्रसरण सिद्धांत दिया, जिसको इंग्लिश में एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ कॉस्मोस कहते हैं। जो क्या कहता है सिद्धांत? कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। कैसे विस्तार हो रहा है? कि जो गैलेक्सीज है आपकी, वो लगातार एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं? दूर हटती जा रही हैं। और ये जो हबल साहब ने ये जो नियम दिया था, कब दिया था वो? 1925 में। लेकिन जो एक एनसीईआरटी है आपकी 11वीं क्लास की, उसमें एक 1920 दिया है इसका आंसर। तो अब मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि कौन सा आंसर लगाएं। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको श्योर करता हूँ कि किसी भी ऑप्शन में अगर ये पूछेगा कि ब्रह्मांड का प्रतिसरण सिद्धांत या एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ ब्रह्मांड किसने दिया था, अथवा क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ऐसा एडविन हबल साहब ने कब कहा था, तो उसमें या तो 1925 मिलेगा और 99.99% गारंटी है कि 1925 ही मिलेगा। लेकिन अगर 1925 नहीं मिलता है तो आपके पास दूसरा जवाब तैयार है, 1920 आपको 100% मिलेगा, बल्कि 200% मिलेगा। कोई एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो इस तरह हमने ब्रह्मांड से जुड़ी हुई 5 अवधारणाएं पढ़ ली, और ये अवधारणाएं सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं, फैक्चुअल हैं बट पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और इसमें आपको और कुछ बता दूं मैं? 2 बातें, बस 2 बातें और बताऊंगा कि ब्रह्मांड का जब इन्होंने ये कहा ना कि विस्तार हो रहा है, तो जिस रेट पर विस्तार हो रहा है ना ब्रह्मांड का, उसको कहते हैं हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट, हबल नियतांक। ये क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में 2 स्टेप आगे जाएगा वो तभी पूछेगा, 1 स्टेप नहीं 2 स्टेप आगे जाएगा तभी पूछेगा कि हबल कांस्टेंट क्या है, कि जिस दर पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वो दर क्या है, हबल कांस्टेंट। और एक और बात बता दूं आपको, जानना चाहेंगे? हबल स्फीयर, हबल स्फीयर, हबल स्फीयर क्या है? हबल स्फीयर वो है कि गैलेक्सी की एक वो सीमा, जैसे ये 2 गैलेक्सीज हैं, ये एक दूसरे से हट रही हैं, और मान लीजिए कि ये एक दूसरे से हर साल 1 किलोमीटर दूर हट जाती है। तो एक धीरे धीरे ये इतनी दूर हो जाएंगी कि उसके बाद ये एक दूसरे से प्रकाश की गति से दूर जाने लगेंगी। तो जिस सीमा के बाद ये एक दूसरे से प्रकाश की गति से दूर जाने लगेंगी, उस सीमा को ही कहते हैं हबल स्फीयर। ठीक है, बहुत जरूरी तो नहीं था लेकिन मैंने बस बता दिया।
अब ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर कुछ थ्योरीज हैं जो कि आपको पढ़नी है। 4 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी को आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी की 3 थ्योरीज के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और वो किसने दी वो याद रखनी है, और एक लाइन में बस ये याद रख लेना है कि वो क्या कहती है। तो इसके निर्माण को लेकर 4 थ्योरीज में से हम पहली थ्योरी पर चलते हैं। वो पहली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी, और ऐसी थ्योरी जो कि आज प्रमाणित भी हो रही है और कई बार प्रमाणित हो चुकी है, और जिसके पक्ष में प्रमाण हैं, और उन प्रमाणों की भी हम चर्चा करेंगे। तो क्या है बिग बैंग की थ्योरी? बिग बैंग की थ्योरी एब जॉर्ज लेमेत्रे नाम के व्यक्ति ने दी थी 1927 में। 1927 में, डेट मैंने यहाँ लिख नहीं पाया हूँ तो नोट कर लेंगे आप। 1927। ये बेल्जियम के एक पादरी थे। इन्होंने 1927 में ये दी, और इसकी पूर्णतः व्याख्या बाद में रॉबर्ट वैगनर ने की 1967 में। कब? 1967 में। ठीक है। इस थ्योरी को फायरवर्क्स थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। और ये थ्योरी क्या कहती है, देखिए पहले मैं आपको फैक्ट पढ़ा देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है कि अब से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कितना? 15 अरब वर्ष पूर्व पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। क्या? गोलाकार सूक्ष्म पिंड। और ये जो पिंड था इसका आयतन बहुत ज्यादा सूक्ष्म था, यानी ये एक सूक्ष्म पिंड था, एक जगह बहुत ज्यादा सिमटा हुआ पिंड था। लेकिन इसका जो तापमान और घनत्व था वो अनंत था, यानी इतना घनत्व था कि आप माप नहीं सकते। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आज से 13.7 अरब पूर्व, यानी लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व इस छोटे से गोलाकार सूक्ष्म पिंड में एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट को ही कहते हैं बिग बैंग। तो उस विस्फोट को क्या कहते हैं? बिग बैंग। और इस विस्फोट के पश्चात जो निकलता है वो निकलता है मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। और जिससे किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का। यही बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? मैटर और एनर्जी से। ठीक है। और जब आज से 13.5 वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे वर्तमान सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब मैं इसको आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए ये इस तरह से कहती है। दिख रहा है आपको? ठीक है। ये सिद्धांत कहता है कि इस तरह से एक सूक्ष्म पिंड के रूप में पूरा के पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। 13.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी एग्जैक्टली बोलूं तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद जो मैटर और एनर्जी है वो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। पूरे जो स्पेस है वहाँ पर जो भी स्पेस था उसमें फैल जाते हैं, और ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और इसी विस्फोट के बाद 2 चीज़ों का निर्माण हुआ, एक स्पेस और टाइम। यानी उससे पहले स्पेस और टाइम का भी अस्तित्व नहीं था, ऐसा ये थ्योरी कहती है। और वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि करते हैं। कैसे हुआ था ये विस्फोट? देखिए ये छोटा सा पिंड था, इसमें विस्फोट हुआ, फिर धीरे धीरे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, और वो गैलेक्सीज देखो ऐसे अब लगातार दूर होती जा रही है। यही है एडविन हबल का गैलेक्सी एक्सटेंशन थ्योरी। ठीक है। यही जो दूर हो रही हैं, और ये जो ऐसे दूर हुई पहले शुरुआत में पूरा मैटर, तो ये भी साबित करता है कि कहीं ना कहीं बिग बैंग की घटना हुई थी। एडविन हबल का सिद्धांत ये साबित करता है कि बिग बैंग की घटना हुई थी, क्योंकि आज भी इनमें विस्तार जारी है। देखिए किस तरह से, इस तरह से एक अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार पिंड था जिसका तापमान बहुत ज्यादा था। देखिए इतना तापमान, एकदम रैपिड, मतलब रेड लाल, और आयतन अनंत। इसमें विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद मैटर बनता है। क्या बनता है? मैटर। और
वो मैटर धीरे 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 आपके जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, जो तारे हैं, फिर गैलेक्सी हैं, इन सब का निर्माण करता है। और फिर तब से इनमें आज भी ऐसे करके एक्सपेंशन जारी है। ये देखिए विस्तार जारी है इस तरह से। और ऐसे ही फिर हमारे पृथ्वी और सौरमंडल का भी निर्माण हुआ। आप समझ गए। और एक मजे की बात बताऊं, ये जो पूरा विस्फोट हुआ ना, इसमें कितना टाइम लगा? इसमें लगभग 10 की घात -33 से 10 की घात -35 सेकंड तक का समय लगा। यानी 1 सेकंड का भी बहुत ही छोटा हिस्सा, इतना कम समय में पूरा बिग बैंग विस्फोट हो गया था। ठीक है, तो आप ये समझ गए क्या बिग बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? समझ गए। हम इन बातों पर भी बात कर लें अब कि कौन से वो तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि हाँ बिग बैंग की घटना या बिग बैंग जैसी कोई घटना हुई थी। तो इनके प्रमाण पर बात कर लेते हैं। किसके? बिग बैंग थ्योरी के प्रमाण पर, जो प्रमाणित करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की संभावना है। उसमें पहला है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव को 1842 में क्रिश्चियन डॉपलर नाम के व्यक्ति ने दिया था। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेना। और डॉपलर प्रभाव से जुड़ी हुई जो एक घटना है रेडशिफ्ट इवेंट, जो कि प्रमाणित करती है कि बिग बैंग की घटना हुई थी। तो क्या है ये डॉपलर प्रभाव और क्या है ये रेडशिफ्ट की घटना? पढ़ आप लेना, समझा मैं देता हूँ। ये कहती है कि जब कोई भी प्रकाश आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है प्रकाश, तो दो कंडीशंस हैं। मान लीजिए कि जो जिस सोर्स से आपको प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए कि सूर्य है एग्जाम्पल के लिए, अगर वो सूर्य आपसे दूर जा रहा है इधर की तरफ, तो आपको आने वाले प्रकाश का रंग लाल दिखाई देगा। यानी उसको बोलते हैं कि जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है, आपने प्रिज्म पढ़ा है, प्रिज्म में जब आप प्रकाश डालते हैं तो आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो वैसे ही जब प्रकाश आपकी नजरों की तरफ चलेगा तो उन 7 रंगों में से लाल रंग आपको ज्यादा दिखाई देगा, अगर जिस सोर्स से वो प्रकाश आ रहा है वो आपसे दूर जा रहा हो। क्लियर है? लेकिन यदि वही सूर्य का मतलब प्रकाश का जो स्रोत है वो आपकी तरफ बढ़ रहा हो, तो आपको प्रकाश का नीला रंग ज्यादा दिखेगा। यानी कि जो प्रकाश की नीली वेवलेंथ है वो आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, नीला पक्ष दिखाई देगा प्रकाश का। इसको टेक्निकल भाषा में कैसे पढ़ेंगे? देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम अस, जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो द लाइट इज शिफ्टेड, लाइट यानी प्रकाश शिफ्ट हो जाता है टू द रेड एंड, टू द रेड एंड यानी लाल अंत की ओर ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जो सफेद प्रकाश प्रिज्म में से निकलकर विबग्योर बनाता है ना, रंगों का क्रम विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऐसे करके विबग्योर बनाता है। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, जो स्पेक्ट्रम है, वो लाल रंग की ओर खिसक जाता है और आपको लाल रंग ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। किसकी? लाल रंग की। ऐसे ही साउंड का होता है कि मान लीजिए किसी सोर्स से आपको साउंड आ रहा है और यदि वो साउंड आपसे दूर जा रहा है तो आपको क्या होगा? उसकी आवाज धीमी सुनाई देगी। और आपके अगर पास आ रहा है तो आपको वो आवाज तेज सुनाई देगी। इसी तरह हम अध्ययन करते हैं ब्रह्मांड से आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाश, विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्ध्य और विभिन्न प्रकार के साउंड्स का। और इसके आधार पर हमने पाया कि ब्रह्मांड में रेड शिफ्ट की घटना होती है, जो प्रमाणित करती है कि बिग बैंग की घटना हुई थी। तो डॉपलर प्रभाव आप समझ गए, मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या सबूत है? दूसरा सबूत है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है हम अभी स्टार वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। बट यहाँ एक लाइन में समझ लीजिए कि जैसे कोई तारा होता है, जब वो अपने अंतिम समय में होता है, यानी कि जब उसका
ईंधन खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बन जाती है, या और हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तो वो क्या है कि अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचकर इसमें एक तीव्र विस्फोट होता है। अंतिम अवस्था में पहुंचकर जब उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, उस विस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। और चूंकि सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, तो बिग बैंग भी तो यही कहता है कि ब्रह्मांड में कभी विस्फोट हुआ था। तो हो सकता है कि सुपरनोवा जैसा कोई विस्फोट पहले भी हुआ हो जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया हो, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। 2001 में नासा ने एक प्रोजेक्ट चलाया, मैप प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम था माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। इसको खोजी उपग्रह भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व किया था डेविड विल्किंसन ने। ये नासा का एक प्रोजेक्ट था। इसने भी बिग बैंग की घटना को प्रमाणित किया और ये कहा कि हाँ, बिग बैंग की घटना कहीं ना कहीं सत्य तथ्यों को प्रतिबिंबित करती है। चौथा जो प्रमाण है हमारे पास है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का ये क्या है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक एक्सीलरेटर है। कैसा एक्सीलरेटर? एनर्जी पार्टिकल का एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या होता है? जैसे गाड़ी में होता है, आप गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं तो गाड़ी क्या करती है? तेज भागती है। वैसे ही इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रोजेक्ट के तहत जो ऊर्जा कण होते हैं, जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, उनको तेजी से भगाया जाता है। साधारण भाषा में आप समझ गए। तो ये क्या है? एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर। और ये ऐसा एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर है जो दुनिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे तेज है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये सर्न नामक संस्था में है। सर्न का पूरा नाम है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। और ये संस्था कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्या है ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रोजेक्ट? ये एक 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यानी मील में नापोगे तो ये लगभग 17 मील लंबी एक सुरंग है जो जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर है। और ये 2008 में तो प्रोजेक्ट फेल हो गया था, लेकिन 2010 में ये सक्सेस हो गया था। क्या करते हैं ये इसमें क्या करते हैं कि ये प्रोटॉन बीम को लेते हैं दो, और उनको आपस में प्रकाश की गति से टकराते हैं। कितनी होती है प्रकाश की गति? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस गति से वो दो प्रोटॉन बीमों को टकराते हैं और कोशिश करते हैं हिग्स बोसोन, जिसका दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल, इस कण का निर्माण करने की। क्या होता है ये हिग्स बोसोन? जैसे मैंने बताया ना कि बिग बैंग की घटना के बाद मैटर की उत्पत्ति हुई, तो मैटर की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, यानी मैटर जिससे बना होता है, वैसा एक कण होता है हिग्स बोसोन। ठीक है, हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन क्या है? सबसे बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस हिग्स बोसोन की खोज किसने की थी? इस हिग्स बोसोन की खोज 1964 में पीटर हिग्स नाम के व्यक्ति ने की थी, जो कि यूके के रहने वाले थे, और उनके नाम पर ही इसको हिग्स बोसोन कहा गया। और बोसोन क्यों आया इसमें? क्योंकि इसमें सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि भारतीय थे, उनकी बोसोन थ्योरी पर ये आधारित है, और पीटर हिग्स ने इसकी खोज की। तो हिग्स और बोस को मिलाकर इसको नाम दे दिया गया हिग्स बोसोन कण, और इसका दूसरा नाम क्या दे दिया गया? गॉड पार्टिकल। क्यों गॉड पार्टिकल? क्योंकि ये उस मैटर को बनाता है, उस मैटर की बेसिक यूनिट है, उस मैटर को बनाता है जिस मैटर से बाकी सारी चीजें बनी हुई है, सभी ग्रह, सभी तारे, पूरा स्पेस और पूरा टाइम, पूरी एनर्जी। ठीक है, बोसोन का नाम भी एस.एन. बोस के नाम पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्हें 2013 में नोबेल मिला था, किसको? पीटर हिग्स को। ठीक, तो आप समझ गए। देखो, ये है वो सुरंग जो 27.6 किलोमीटर लंबी है। ये ऐसे पृथ्वी जमीन के अंदर है, ऊपर शहर बसा हुआ है, उसके नीचे है ये। ऐसी एक सुरंग है, टनल, जिसमें इनको टकराया जाता है, और ये है प्रोटॉन बीम एक्सीलरेटर। इसके द्वारा एक्सीलरेट करके कणों को टकराया जाता है और हिग्स बोसोन को निर्माण करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि बिग बैंग थ्योरी, उससे जुड़े फैक्ट और उसके प्रमाण आपको एकदम क्लियर होंगे। प्रमाण भी मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में बता दिए हैं। ठीक है,
अब आपने निर्माण के लिए इसके निर्माण की एक थ्योरी पढ़ ली, अब इसके निर्माण की दूसरी थ्योरी पर आते हैं। दूसरी थ्योरी का नाम है स्थिर अवस्था संकल्पना, इंग्लिश में कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसको 1949 में 3 व्यक्तियों ने दिया था, प्रतिपादित किया था, फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड। लेकिन इसमें फ्रेड होयल का नाम जो था वो ज़्यादा टॉप पर था, तो सिर्फ आपको ऑप्शन में फ्रेड होयल भी दे सकता है, यानी जरूरी नहीं कि तीनों का ही नाम दे। सिर्फ फ्रेड होयल का नाम देकर आपसे ये कह सकता है कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, और हो सकता है कि ऑप्शन में सिर्फ फ्रेड होयल का नाम हो, या तो तीनों का होगा या फिर सिर्फ फ्रेड होयल का होगा। ठीक, इसको ऑल्टरनेटिव टू बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, बिग बैंग की वैकल्पिक थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बिग बैंग की वैकल्पिक थ्योरी? क्योंकि ये थ्योरी कहती ही उसके विपरीत बात है। क्या कहती है ये थ्योरी? ये कहती है कि देखो ब्रह्मांड जो है ना भाई, वो विस्फोट विस्फोट कुछ नहीं हुआ, देखो ये सब बेकार की बात है। इसका स्वरूप तो हमेशा से एक जैसा रहा है, यानी ब्रह्मांड जैसा आप आज देख रहे हैं ना, कल भी वैसा ही था, पहले भी वैसा ही था, शुरुआत से ऐसा ही है। बस हुआ क्या है कि इसमें विस्तार लगातार हो रहा है, यानी विस्तार की बात तो स्टडी स्टेट थ्योरी स्वीकार करती है, लेकिन विस्फोट की बात स्वीकार नहीं करती। इसीलिए तो इसको ऑल्टरनेटिव टू बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी विस्फोट की बात करती है और ये विस्फोट की बात नहीं करती। इसमें इतना ही जानना है। तीसरी थ्योरी पर आते हैं। तीसरी थ्योरी है दोलन सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ब्रह्मांड दोलन सिद्धांत सिद्धांत अथवा पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसको किसने दिया था? इसको डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था, संडास नहीं भाई, एलन संडेजा। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको और दूसरे नाम से जानते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? आपने पेंडुलम देखा है, एक बार वो इधर जाता है, एक बार वो इधर जाता है। दोलन करने का मतलब है कि वस्तु गति करने के पश्चात वापस अपनी जगह पर आ जाए, उसको कहते हैं दोलन। और फिर दूसरी दिशा में भी जाए और फिर से अपनी जगह पर आ जाए, उसको कहते हैं दोलन। तो ये दोलन सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि देखो भैया, पहले तो ब्रह्मांड का विस्तार होता है, ठीक, फिर ब्रह्मांड का संकुचन होता है, अब फिर से ब्रह्मांड का विस्तार होता है और फिर से संकुचन हो जाता है। यानी ब्रह्मांड एक हार्ट बीट की तरह कार्य करता है। पहले वो उसमें संकुचन होगा, यानी वो एक जगह सिमट जाएंगे और फिर उसमें विस्फोट होगा और फिर फैल जाएंगे। इस तरह इसको कहते हैं दोलन सिद्धांत। अब समझ में आया दोलन क्यों कहते हैं? पहले ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। इस तरह ये गाड़ी चलती रहेगी। चौथा निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है वो है इन्फ्लेशन थ्योरी, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं स्फीति सिद्धांत। इसको दिया था अलेन गुथ नाम के व्यक्ति ने 1981 में। कितने में? 1981 में अलेन गुथ नाम के व्यक्ति ने। यानी इस थ्योरी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1980s की ही बात है। ये क्या कहती है? ये ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है ही नहीं वैसे तो। ये कहती है कि जो बिग बैंग हुआ ना, उसके पश्चात बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। वो विस्तार कितना था? 10⁻36 से लेकर 10⁻33। एक्चुअली ये -36 है, चूंकि माइनस यहाँ लिखा नहीं गया मुझसे, तो इसलिए मैं लिख नहीं पाया। ऐसा कोई फॉन्ट नहीं आ रहा था कि मैं 10⁻−36 लिख सकूं। 10⁻−36 से 10⁻−33 तक समय लिया, यानी 1 सेकंड का भी कितना, अब मैं कितना ही बताऊं इसको, यानी कि अरबों, कई अरबवां हिस्सा, 1 सेकंड का कई अरबवां हिस्सा से भी कम समय लिया ब्रह्मांड ने विस्फोट के बाद विस्तार होने के लिए। तो ये तो, और कहें तो बिग बैंग थ्योरी को भैया प्रमाणित करता है, उसको सपोर्ट करता है इन्फ्लेशनरी थ्योरी। अब इनके निर्माण के जो सिद्धांत थे, ब्रह्मांड के निर्माण के सिद्धांत, वो 4 थे और हमने चारों पढ़ लिए। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा।
ब्रह्मांड का व्यास कितना है? लूसेंट में तो ये 10 की पावर 8 लिखा हुआ है, लेकिन गलत है भाई। ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्मांड का व्यास 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 9.3 गुणा 10 की घात 10 लाइट ईयर। 9.3 गुणा 10 की घात 10 प्रकाश वर्ष। ठीक है। और और जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। 100 अरब आकाश गंगाओं का मतलब है 10 की घात 11 आकाश गंगाएं। 10 की घात 11 आकाश गंगाएं। 10 की घात 11 कितना होता है पता है आपको? उतनी आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना है। और ऐसी ही एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है और उस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी स्थित है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा इसी मंदाकिनी को जानना। चलिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपने ब्रह्मांड को अच्छे से पढ़ लिया। अगले टॉपिक में हम आकाश गंगा पढ़ेंगे। ठीक। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करके नौकरी करिए, शादी करिए, बच्चे करिए और अपना एक अच्छा जिंदगी गुजारिए।